हेलो हेलो हेलो। तो उदय 2.0 बैच के डे 4 यानी चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सफर को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है दोस्तों। और क्या जानते हो अब ये सफर आप लोगों को किन गलियों से, किन चौबारों से ले जाने वाला है जी? अब आप देखने जा रहे हैं कुछ मजेदार टर्म्स, क्योंकि अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रॉपर जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज में लिए जाते हैं, जो आप दिन ब दिन देखेंगे, हर दिन नए टर्म्स सीखेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी तर्ज पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो तकरीबन हम 27-28 के करीब वर्ड्स देखेंगे, टर्म्स देखेंगे। We will be going through these terms in the next 3 or 4 sessions। अगले 3 से 4 सेशंस जो हम लेंगे उसमें हम इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसा मैंने समझाया, जर्नी समझने के लिए, जर्नी को एंजॉय करने के लिए इन टर्म्स को एनालाइज करना, समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं विथ आवर चैप्टर नंबर 2, that is basic accounting terms। Are you guys ready? Excited हो इस चीज के लिए? पहला चैप्टर ओवर कर दिया है, सेकेंड चैप्टर की बारी आ गई है। चलिए तो मिलते हैं सबसे पहले हमारे मेन टॉपिक से। द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जैक्टली मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से अकाउंटिंग टर्म्स से। तो क्या आप लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, रेडी हैं? तो चलिए मिलते हैं जरा हमारे बहुत ही प्यारे से टर्म्स से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं और जैसा मैंने आपको बताया अभी, वी हैव 27 टर्म्स। अब यहां पे एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहूंगा। ये 27 टर्म्स का मतलब ऐसा ना समझिएगा कि बस इन 27 टर्म्स में या इन 27 वर्ड्स में या इन 27 डेफिनेशंस में ही हमारी पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। जी नहीं, अकाउंटिंग इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हम इसके आगे पीछे और बहुत सारे टर्म्स देखेंगे। ये अभी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको शुरुआती दौर में पता होने चाहिए। इसके आगे जो टर्म्स आएंगे वो एज एंड व्हेन वी कम अक्रॉस दोज टर्म्स हम आपको समझाते जाएंगे। एक बार ओवरव्यू डाल देते हैं जरा। मैं हर टर्म को नाम से इंट्रोड्यूस तो करा दूं कम से कम। ऐसा लग रहा है जैसे क्लास की अटेंडेंस चल रही है कि रोल नंबर 1 कौन है जी? जी हाँ, द फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द सेकेंड टर्म इज कैपिटल। तीसरा टर्म आपके पास आएगा जी ड्रॉइंग्स। वी हैव लायबिलिटी, देन असेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे रिसीप्ट्स की, एक्सपेंडिचर्स की, एक्सपेंसेस की, लॉसेस की। सर लॉसेस की बात आप पहले कर रहे हैं? जी हाँ, थोड़े दिन बाद आप एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर, जिसे कहा जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कि आपको सिर्फ एक ही सीख देगा कि भाई ऐसा है, नुकसान के बारे में सोच के चलो, फायदा होगा तो क्या करना है ये तो आपको पता ही है। प्रॉफिट हुआ तो पार्टी, लेकिन लॉस हुआ तो क्या करेंगे? लॉस हुआ तो आपको गहन चिंतन करना होगा और उसका एक रिजल्ट निकाल के लॉस से प्रॉफिट में आना होगा। तो तैयारी किस चीज की करनी चाहिए? तैयारी लॉस की करनी चाहिए ना। अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हो गया तो पता ही है यार, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, ये तो हम जानते हैं। लॉस हो गया तो क्या करेंगे, उसकी चिंता पहले हो, इसीलिए हमने लॉसेस की बात पहले करी। आगे देख सकते हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनकम से, प्रॉफिट से, गेन्स से। उसके बाद किससे पहचान होगी आपकी? आपकी पहचान होगी जी परचेजेस एंड सेल्स। सर परचेजेस एंड सेल्स तो हमें वैसे पता है, बट उसके अंदर और भी कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आप पहली बार व्यक्तिगत रूप से रूबरू होंगे जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं
हम आएंगे स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड के बारे में समझेंगे। सर कौन सा स्टॉक? जो स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है वो? नहीं, ये दूसरा स्टॉक है, ये बिजनेस में काम में आने वाला स्टॉक है। क्या होगा ये स्टॉक? तैयार रहिएगा समझने के लिए, सांसें थाम के बैठिए, थोड़ा सस्पेंस मेंटेन करूंगा क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव अनदर टर्म फॉर स्टॉक नोन एज इन्वेंट्री एंड ऑल्सो गुड्स। बीच में हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स आखिर क्या होते हैं। सर हम बात करेंगे कॉस्ट की। सर एक मिनट, कॉस्ट तो हमें पता है, कॉस्ट का मतलब खर्चा, अच्छी बात है, आपको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कॉस्ट में और कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी टाइप्स की कॉस्ट होती है? डू यू नो दैट? आई एम श्योर यू डोंट। इवन इफ यू थिंक दैट यू डू, ट्रस्ट मी, यू डोंट। कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छा भला लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। बात करेंगे हम वाउचर के बारे में। सर वाउचर, कुछ डिस्काउंट की बात कर रहे हो क्या? अरे भैया डिस्काउंट की बात तो कर ही रखी है आप लोगों से। आप लोगों को बताया हुआ है क्या कि अगर आपने 4 मई से पहले हमारे इजीली ऐप पे रजिस्टर कराया था और वहां पे कूपन यूज करा था फ्री इजीली ऑल इन कैप्स, तो आपका पूरा का पूरा कोर्स फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन हो चुका है फ्री। लेकिन यहां पे हम इस वाउचर की बात नहीं कर रहे, यहां पे डिस्काउंट वाउचर नहीं, यहां पे डॉक्यूमेंट्री वाउचर्स की बात की जाएगी। याद कीजिए हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिलायबल हो, यानी बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुरुआत होती है जी वाउचर्स से। हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। सर डिस्काउंट के बारे में अभी आपने हमें बताया कि अगर आपने कूपन कोड यूज किया था फ्री इजीली ऑल इन कैप्स तो आपको मिला होगा 100% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्स प्राइसेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु अवेल्ड दैट डिस्काउंट। बहुत शानदार काम किया आप लोगों ने। उसके बाद हम समझेंगे रिबेट के बारे में, थोड़ी सी जानकारी करवाऊंगा आप लोगों की इससे। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 1 जुलाई से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके GST से हम करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हल्की सी गुफ्तगू। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे सर क्या होते हैं बैड डेब्ट्स, स्टोर्स एंड रेवेन्यू। अगेन दोबारा कह रहा हूं, यही 27 टर्म्स नहीं है अकाउंटिंग में, इन्हीं के अंदर सिमट के नहीं रह जाती है हमारी अकाउंटेंसी। ये बस कुछ टर्म्स हैं जो शुरुआती दौर पे आपको पता हो तो आगे की स्टडी हमारे लिए बहुत मजेदार हो जाती है। चलिए, तो अब जब हमने देख लिया है 27 टर्म्स को, हमने पता कर लिया है कि 27 टर्म्स कौन से होने वाले हैं, तो अब शुरुआत करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट टर्म। क्या है जी हमारा सबसे पहला टर्म? हमारा सबसे पहला टर्म होने वाला है ट्रांजैक्शन। उसके साथ में हम देखेंगे कि इवेंट क्या होती है और फिर हम समझेंगे क्या है कैपिटल और क्या है ड्राइंग्स। चलिए, तो देर किस बात की, समझना स्टार्ट करते हैं कि सर जरा हमें समझाइए बिजनेस ट्रांजैक्शन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली बात मेरी सुनिएगा और सबसे गौर से सुनिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज that result in a change in the financial position of a business। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। एक मिनट ठहरना सर, आपने शुरुआत का जो चैप्टर हमने करा है दैट इज चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर के डिस्कशन के दौरान इसमें से जो कुछ की वर्ड्स हैं हमारे, ये आपने हमें समझाए हुए हैं सर, जहां तक हमारी याददाश्त हमारा साथ देती है। कौन कौन से कीवर्ड समझाए हुए हैं मैंने आपको, जरा देखें। मैंने आपको समझाया है इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमने समझा है
फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों चीजें सर आपने हमें समझा रखी हैं, बिल्कुल सही बात। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, मनी वुड बी इन्वॉल्व। तो यहां से अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर इसके फीचर्स हमें डिस्कस करने हैं तो मैं सबसे पहला फीचर क्या बोलूं? इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ लेन देन हो रहा हो। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इवन इन द ओल्डर टाइम्स देयर वाज अ सिस्टम नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? गुड्स के बदले गुड्स। आज बार्टर सिस्टम कुछ इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है, कुछ एरियाज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोस्टली हम मॉनेटरी सिस्टम पे आ गए हैं, जहां इफ यू नीड अ गुड और सर्विस यू नीड टू प्रोवाइड मनी इन एक्सचेंज फॉर दैट गुड और सर्विस। यही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर अगर हम अपने किसी फ्रेंड को कुछ गिफ्ट दे दें तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं, क्योंकि उसमें रिटर्न में आपके पास कुछ मॉनेटरी आ नहीं रहा है। आपने गिफ्ट परचेस करा, आपने दोस्त को गिफ्ट दिया, लेकिन क्या रिटर्न में डू यू गेट एनीथिंग मॉनेटरी? नो। सो दैट विल नॉट कंप्राइज ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी जिसे कहा जाए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो पहली बात, बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला फीचर होना चाहिए कि इसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो जरूरत है ही है। दूसरी बात, इसका दूसरा फीचर ये है कि ये इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल किसके? सर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है साल बीत जाने के साथ, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि लैंड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज में समय बीतने के साथ थोड़ी कमी आती जाती है। और ये हमने पढ़ा था एज एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग लिमिटेशन ये था कि भाई कन्वेंशंस पे बनी है, तो कन्वेंशन ये कहता है आपके फिक्स्ड एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, भले ही उनकी मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कम हो रही हो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में कमी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, या उनका लगातार इस्तेमाल करने से जो उनकी वैल्यू में कमी आ रही है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ? उससे आपकी एसेट चेंज हो रही है। और हमने पढ़ा कि डेफिनेशन यही कहती है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन डिसाइड करके बताता है आपको? बैलेंस शीट। जिसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में होती है जी कैपिटल, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर उनमें किसी भी तरह का चेंज आ रहा है उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से अगर असेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एग्जांपल हमने देखा, एक्सटर्नल तो सारे ही एग्जांपल हो गए। आप किसी कस्टमर से गुड्स खरीद के लाते हैं, उसे पैसे देते हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेंस इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। और इसका एक फीचर क्या होगा? मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहलाएगी, और हमने पढ़ा भी है ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन कब डिक्लेयर करेंगे? जब उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यूएशन हो सकता है। याद कीजिएगा एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए थे, मैनेजर का रिटायर होना और आपके वेयरहाउस में आग लग जाना जिससे 80,000 का नुकसान हुआ है, दोनों में से कौन सी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी? द सेकेंड वन। सेकेंड वन बोले तो वेयरहाउस में आग लगी, 80,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें आपके पास मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम किस चीज की? लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी इवेंट। इवेंट के बारे में अगर बात करें तो इट इज द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है, जो नतीजा निकल के आता है, वो है जी आपका इवेंट।
जैसे अभी मैंने आपसे बात करी, वेयरहाउस में आग लग गई, 80,000 का नुकसान. नाउ द एंटायर ट्रांजैक्शन इज फायर इन द वेयरहाउस विच रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000. दिस इज अ ट्रांजैक्शन. ₹80,000 का जो लॉस है इस ट्रांजैक्शन में, ये हमारा इवेंट है. इट इज द रिजल्ट कि गोडाउन में आग लगने का नतीजा क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ 80,000 रुपयों का. दैट इज आर इवेंट. ठीक है जी. तो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ लिया, हमने इवेंट को भी समझ लिया. बारी आती है इसके आगे बढ़ के अपने अगले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की. जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा था, हम ट्रांजैक्शन समझ चुके हैं, हम इवेंट समझ चुके हैं. अब उससे आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कैपिटल. क्या समझते हैं आप कैपिटल से? गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा. मैंने आपको बताया है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जी इंटरकनेक्टेड, और यहां पे इंटरकनेक्टिविटी का एक और बहुत ही नायाब एग्जांपल बताते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर इकोनॉमिक्स. क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर इकोनॉमिक्स? LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है जी? कैपिटल. पैसा. किसका पैसा? ओनर का पैसा. जो बिजनेस ओनर हैं, उन्होंने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये है आपकी कैपिटल. तो कैपिटल की डेफिनेशन मैं यहां पे क्या देना चाहूंगा? व्हाट वुड आई डिफाइन कैपिटल एज? कैपिटल हो गई जी क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के ओनर द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट को कहा जाता है जी कैपिटल. अच्छा सर, यहां तक तो हम समझ गए. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल. अब सर, ओनर तो कोई भी हो सकता है. ओनर एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, बिल्कुल एक अकेला बंदा चला रहा है धंधा. ओनर हो सकते हैं पार्टनर्स, 2 से 3 लोग और भी ज्यादा लोग. और सर, ओनर्स हो सकते हैं लाखों करोड़ों इन द केस ऑफ अ कंपनी. पढ़ा है, कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है छोटे छोटे हिस्सों में, और हर हिस्से को कहा जाता है शेयर, और उस पूरी कैपिटल को कहा जाता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में, जो कई सारे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों. इन केस ऑफ अ वेरी बिग कंपनी लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. लेकिन असल मायने में यही लोग ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के ओनर्स हैं, क्योंकि पैसा आखिर किसने इन्वेस्ट करा है? इन्होंने. तो ओनर कौन हुआ बिजनेस का? यही लोग. जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके ओनर्स हैं, या मैं कह सकता हूं ओनर द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को हम क्या कहते हैं जी? कैपिटल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हम बताने जा रहे हैं बहुत क्लियरली. अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज. यहां पे मैं ये लिखना चाहूंगा, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज. 2 अलग अलग लोग हैं, ये सेपरेट एंटिटीज हैं. इसीलिए जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट करा है, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, दिस बिकम्स अ लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है. क्या? कि भैया पैसा मिला है, अब इस पैसे पे कुछ ना कुछ कमा के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न अर्न करके देना होगा. यहां हम लिखेंगे हेंस कैपिटल इज अ लायबिलिटी फ्रॉम द बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू. और हम कैपिटल को किस तरह से डिनोट करके दिखा सकते हैं? हम कह सकते हैं सर कैपिटल होगी क्या? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज.
इस इक्वेशन पे अच्छे से गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आगे एक पूरे चैप्टर के रूप में आपके पास आएगी, विच इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशंस। वहां पे हम इस इक्वेशन का एक दूसरा रूप स्टडी करेंगे। हमने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है यहाँ पे कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसका दूसरा रूप हम आगे देखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर आपने कैपिटल समझा दी, उसके साथ में एक टर्म आप बता रहे हैं होता है ड्राइंग्स। तो सर ये ड्राइंग्स क्या भला है? सोच के देखो, ड्राइंग्स नाम से क्या पता चल रहा है सर? चित्रकारी? नहीं नहीं, ये दूसरी वाली ड्राइंग्स है, यानी ड्रॉ करना, यानी निकाल लेना, खींच लेना। अब सर खींच तो रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? आप खींच रहे हैं जी बिजनेस से पैसा वापस, निकाल रहे हैं बिजनेस से पैसा वापस। सर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओनर का पैसा है, जब चाहे वापस मांग सकता है ना। एक मिनट ठहरिए सर, ये जब चाहे पैसा अगर उसने मांग लिया तो क्या बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? वो काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, बिजनेस रन कर रहा है, उस पर रिटर्न अर्न करके दे रहा है। उसके बीच में अगर ओनर आके बोलता है ला भैया इसमें से आधा मुझे वापस दे दे, तो रिटर्न जो आप अर्न कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं, उस पर भी तो असर पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, उस पर असर पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, और इसीलिए बिजनेस क्या बोलेगा? पैसा वापस ले जाना है ना, ले जाओ। लेकिन ये मेरे लिए अब क्या है? ये मेरे लिए हो जाती है एक असेट, मेरे लिए फायदा। बिजनेस कहेगा अब मुझे फायदा है भैया, इस पैसे पे जो आप मेरे से वापस खींच के ले गए हैं, इस पैसे पे मैं रिटर्न देने के लिए बाध्य नहीं हूं, लायबल नहीं हूं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो अब मुझसे इस पैसे पे रिटर्न मांगने मत आ जाना, ये तुम निकाल के ले गए। तो हम ड्राइंग्स को क्या कह सकते हैं? दी अमाउंट withdrawn from business for personal purpose। अब यहां पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ड्राइंग्स कैन बी इन कैश और काइंड। कहने का मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही विड्रॉ किया गया हो। आप अगर बिजनेस में से कुछ गुड्स भी निकाल के ले जाते हैं, बट पर्पस होना चाहिए पर्सनल, खुद के आवश्यकताओं के लिए पैसा निकाला, या गुड्स भी विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो वो भी ड्राइंग्स के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। मतलब आपकी किराने की दुकान है और वहां से आप बिस्किट के 5 पैकेट उठा के अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गए, तो वो कहलाएगी ड्राइंग्स। आई थिंक ये एग्जाम्पल ज्यादा रिलेटेबल है। बिस्किट्स किसे पसंद नहीं है? करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं हम अगले 2 अकाउंटिंग टर्म्स की, और इन टर्म्स पे हमारा थोड़ा डिस्कशन लेंदी भी होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म, दैट इज, हम बात करेंगे पहले असेट्स की। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो शायद कि सर जब आपने इंट्रोड्यूस करवाए थे ना इन टर्म्स से, तो हमने ध्यान दिया था, गौर किया था, असेट्स आगे आ रहे थे, लायबिलिटीज पहले आ रही थी। और मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा मेरे सारे बच्चों को, मेरी तरफ से एक बहुत प्यारा सा संदेश, कि अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस थोड़ा सा कम रखें। अभी जिस स्टेज पे आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदारियां छोड़ ही देना, ऐसा नहीं है। लायबिलिटीज पे क्यों फोकस करते हो? फोकस ऑन योर असेट्स, एग्जैक्टली लाइक फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, नॉट ऑन योर वीकनेसेस। That does not mean you don't have weaknesses. You might have weaknesses. You might have to focus on the weaknesses as well. But focus more on the positive. Positive पे फोकस ज़्यादा रखें तो नेगेटिव थोड़ा सा कम असर डालने लगता है ज़िंदगी पे। ठीक है? तो इसी वजह से हमने पहले डिसाइड करा कि यार हम तो ना पहले अपने बच्चों के लिए डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे जी असेट्स का। हम पहले बताएंगे इन्हें कि असेट्स क्या होती हैं। तो क्या आप लोग एकदम तैयार हैं असेट्स का डिस्कशन समझने के लिए? तैयार हो? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए असेट्स क्या हैं आपकी? असेट्स होती हैं जी दी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ
या मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बिजनेस विच विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक इनफ्लो इन द फ्यूचर। हम यहां एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, द प्रॉपर्टीज owned by a business which will result in economic inflow in the future। मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस होल्ड करके चल रहा है जिससे भविष्य में इकोनॉमिक इनफ्लो यानी पैसे का इनफ्लो होने की संभावनाएं हैं। तो यहां पे अगर हमें एग्जाम्पल की बात करनी हो तो हम क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बताइए जरा, सोच के देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सर एक बिल्डिंग। भविष्य में कभी इसको बेचना सोच सकते हैं आप, बेचने का? हाँ, हो सकता है सर, बेच दें। आपके पास है जी मशीनरी, आपके पास है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एटसेट्रा, एक्सक्यूज मी। आपके पास है जी फर्नीचर भी हो सकता है, ऐसी क्या बात है। और बताओ, एग्जाम्पल बताते जाओ क्या क्या हो सकता है। आपके पास है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी सर, स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स पड़ा हुआ है आपके पास। और क्या हो सकता है सर? हमारे पास हैं, मान लीजिए डेटर्स, हाँ जी डेटर्स भी हैं। आपके पास है कैश, सर कैश भी इसमें काउंट कर रहे हो? आपने कहा पैसा आ जाना चाहिए फ्यूचर में, अरे तो कैश भी तो पैसा ही है, और फ्यूचर में और भी तो आ सकता है। चलो कैश के साथ आपको प्रॉब्लम है, मैं बोल देता हूं बैंक अकाउंट बैलेंस, ये तो हो सकता है। बैंक अकाउंट में जो आपके पास पड़ा हुआ है अमाउंट, वो फ्यूचर में कभी भी आप विड्रॉ करके ला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एंड इकोनॉमिक इनफ्लो। करेक्ट है? अब समझे इस कॉन्सेप्ट को कि असेट्स आखिर हैं क्या। प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द बिजनेस जिससे भविष्य में कभी ना कभी पैसे की आमदनी, अंदर पैसा आने वाला है बिजनेस में, इसे हम कह सकते हैं असेट। शुद्ध भाषा में, आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो असेट वो चीज है जिससे कभी ना कभी मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। बस कभी ना कभी फ्यूचर में जिस भी चीज से मुझे पैसा मिल सकता है, दैट इज माई असेट। उसे मैं असेट के रूप में क्वालिफाई कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हम बात करना चाहेंगे कि सर असेट्स में अगर अपन डिस्कशन करें तो असेट्स के टाइप भी तो होते होंगे, कुछ टाइप्स होंगे ना सर असेट्स के। बिल्कुल सही बात, असेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, उन 3 टाइप्स के फिर सब टाइप्स भी आते हैं, उनमें एक टाइप का हम सब टाइप भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ असेट। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, हम यहां ऐसे बना लेते हैं कि ये हो गई जी आपकी असेट्स। अब असेट्स की हमने बात करी 3 कैटेगरीज हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होता है जी नॉन करेंट असेट्स। सेकेंड इज, यस यू गेस्ड इट राइट सर, नॉन करेंट होगा तो करेंट भी तो कुछ होगा। और लास्ट क्या हो गया सर? लास्ट हो जाएगा हमारा फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस आपने कहां देखा होता है? ये फिक्टिशियस वर्ड जो है, ये कभी कभी आपने अगर गौर किया हो तो कुछ कुछ मूवीज जो होती हैं आपकी, जिनमें किरदार काल्पनिक होते हैं, उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वहां अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ने में पाएंगे कि ऑल द कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन दिस फीचर फिल्म आर फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड, राइट? तो वहां पे यही वर्ड फिक्टिशियस जो यूज में लिया गया है, वो क्या बताने के लिए लिया गया है कि काल्पनिक पात्र हैं जी। दिल पे मत ले लेना इसमें कही हुई कोई बात कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ था। कोइंसिडेंस है, प्योर कोइंसिडेंस है। अगर ऐसा का ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो वो भी वहां बताया जाता है।
तो फिक्टिशियस का मतलब हुआ काल्पनिक। हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स की। नॉन करेंट असेट्स का मतलब क्या हुआ? सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको। नॉन करेंट असेट बोले तो वो असेट जो 12 महीने से ज्यादा हम अपने बिजनेस में होल्ड करके चल रहे हैं। ऐसी असेट्स जिन्हें 12 महीने से ज्यादा समय के लिए हम अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं, ये हो गई जी आपकी नॉन करेंट असेट्स। तो यहां पे अगर डेफिनेशन की बात करी जाए नॉन करेंट असेट्स की, तो मैं क्या कहूंगा? टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 months। खत्म। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर नॉन करेंट असेट्स। ऐसी असेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज बिजनेस की जो आपको भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करके देंगी, लेकिन कितने भविष्य में? 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए। 12 महीने से बाद, 12 महीने के बाद आपको इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है, वो है आपकी नॉन करेंट असेट्स। तो सर करेंट असेट्स क्या होगी? करेंट असेट्स सोच के देखो। टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ऐसी असेट्स जो 12 महीने से कम समय के लिए आप अपने बिजनेस में रिटेन करके या होल्ड करके चल रहे हैं, वो हो गई जी आपकी करेंट असेट्स। ओके, अच्छा अब बात करते हैं सर फिक्टिशियस असेट्स की। तो फिक्टिशियस असेट्स का क्या मतलब हुआ? फिक्टिशियस असेट्स का मतलब जैसा कि हमने समझाया काल्पनिक असेट्स हैं। तो ऐसी असेट्स जिनको बेच के आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ और बेनिफिट पहुंचा रही हैं। कैन नॉट बी सोल्ड बट दे विल प्रोवाइड यू सम इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। यानी कांट बी सोल्ड but will provide some economic benefit अब इनका इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली फ्यूचर में, पास्ट में भी पहुंचा रखा हो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो लिया जाता है जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोले तो बिजनेस चालू करने के लिए कुछ खर्चे करने होंगे, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वकील के चक्कर काटने होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी, उसके लिए आपको एक लीगल डीड बनानी होगी, और भी बहुत सारे, पैन कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका जो फी लगता है, जो चार्ज लगता है, ये सारे खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किए गए खर्चे हैं, ये कहलाते हैं जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब इनका फायदा आपको कब मिल रहा है? ये खर्चा आपने बिजनेस चालू होने से पहले कर दिया है। इसका बेनिफिट कैसे मिल रहा है? बिजनेस के रूप में, जो बिजनेस आपका फॉर्म हुआ उस रूप में इन खर्चों का फायदा आपको आगे आने वाले कई सालों में मिलने वाला है। तो इसीलिए ये पास्ट में किए हुए खर्चे भी आपके लिए एक इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज करके दे रहे हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे फिक्टिशियस असेट्स। ऑलराइट, अच्छा जी, अब यहां पे हम थोड़ा सा एक डिस्कशन और करेंगे रिलेटेड टू आर नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स के बारे में एक डिस्कशन और हो जाए। सर आप कह रहे हैं नॉन करेंट, आपने हमें बताया भी था कि नॉन करेंट असेट्स में ना आपने कहा था, आपने ऐसा कहा था कि असेट्स के जो टाइप्स हैं उनके भी फिर सब टाइप्स पढ़ेंगे। पीछे तो आपने सिर्फ टाइप्स बता दिए कि नॉन करेंट है, करेंट है और फिक्टिशियस असेट है। आपने कहा नॉन करेंट कौन से असेट हैं? जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किए जा रहे हैं। तो सर अब इनके भी सब टाइप बता रहे हो आप? बिल्कुल बेटा जी, इनके भी सब टाइप्स बताने आ रहा हूं मैं आपको। और इनके सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ नॉन करेंट असेट्स। वन इज tangible and the other is intangible। सर ये tangible intangible क्या बला आ गई? अब ये तो फिर कोई ऐसा टर्म लग रहा है जो हमें कंफ्यूज कर देगा। नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। tangible बोले तो ये रहा, ये दिख रहा है, सुनाई दे रही है आवाज, सुन सकते हो?
ऑडिबल है? दिख रहा है ना? मैं इस पेन को हिट कर सकता हूं, वाई? बिकॉज दिस इज फिजिकल, ये दिख रहा है, मैं इसे छू सकता हूं, ये है जी टैंजिबल। समझे? आसान शब्दों में समझाया और अच्छे से समझ में भी आया। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन जो है हमारी, आई कैन टच द स्क्रीन, देयर यू गो, आई कैन टच द स्क्रीन, वाई? बिकॉज इट इज टैंजिबल। तो हम टैंजिबल से क्या समझते हैं? ऐसा असेट जो दिख रहा है और जिसे छुआ जा सकता है, वो है आपकी टैंजिबल असेट। तो हाउ विल आई डिफाइन अ टैंजिबल असेट? लेट अस डिस्कस दिस। assets that can be seen and touched, दिखती हैं और छुई जा सकती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपके टैंजिबल असेट हैं। अब इंटैंजिबल की बात कर लो। इंटैंजिबल क्या हुआ? इंटैंजिबल हुआ जी जो टीम कॉमर्स इजीली का हमारे स्टूडेंट्स के प्रति अथाह प्रेम है, जो प्यार है हमारा हमारे बच्चों के प्रति, ये है इंटैंजिबल असेट। क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। आप ये फील कर सकते हैं कि किस शिद्दत से हम आप लोगों की एजुकेशन के लिए लगे हुए हैं, कितनी मेहनत करी जा रही है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गाइज गेट द प्रीमियम एजुकेशन एट ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट। तो ये जो लगन है हमारी, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है हमारी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये है हमारी intangible asset. That is exactly what intangible assets are. Intangible assets की definition क्या दूंगा मैं? Assets that can't be seen or touched, but their effect is felt. इनका असर हमें दिखता है, जैसे आपको हमारा असर दिख रहा है कि कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से कोर्स करवाया जा रहा है आपको। इसके एग्जाम्पल्स क्या लेंगे हम? इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं जी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और एक मस्त एग्जाम्पल अजी साडी गड्डी तो गुडविल नाल चल दी है जी। So goodwill also, your brand name, your reputation, all these are intangible assets because they cannot be seen or touched. बन इनका आपको इफेक्ट दिखता है इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में। गुडविल किसी कंपनी की, आप किसी ब्रांड का इमेज या लोगो देख के पहचान जाते हैं कि हाँ सर ये वो ब्रांड है। Why? Because that particular brand has a reputation. Now can that reputation be seen? उसे देखा जा सकता है क्या? नहीं, महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे करते हैं? जो आपने भी महसूस किया, उस ब्रांड के लोगो को देखते ही आप पहचान गए कि ये इस कंपनी का लोगो है। जैसे टाटा मोटर्स का टी, उस टी को देखते ही आप पहचान जाते हैं ये टाटा मोटर्स है जी। ये हुआ इंटैंजिबल असेट। चलिए, अब असेट्स का डिस्कशन हो गया है, तो आ जाते हैं फटाफट लायबिलिटीज के डिस्कशन पे भी। तो सर लायबिलिटीज क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई जी आइटम्स दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक आउटफ्लो इन द फ्यूचर। सर जब असेट्स में इकोनॉमिक इनफ्लो था, लायबिलिटीज आर दी ऑपोजिट्स ऑफ असेट, यानी यहां पे होगा इकोनॉमिक आउटफ्लो। भविष्य में कभी ना कभी बिजनेस के हाथ से पैसा बाहर जाने वाला है, इसे हम कहेंगे आपके लायबिलिटीज। सर क्या लायबिलिटीज के भी कुछ टाइप्स होंगे? वेल डन, जिसने भी ये सवाल पूछा है मुझसे, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज के भी होंगे दो
टाइप्स क्या क्या होंगे सर? असेट जैसे ही, बहुत ही बढ़िया, यू गाइज आर ऑन अ रोल। लायबिलिटीज के दो टाइप्स होते हैं, वन इज नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड द अदर इज, क्या होगा उसका ऑपोजिट सर? करंट लायबिलिटीज। ये तो सोचने की बात ही नहीं है, हमें अच्छे से पता है ये चीज। अच्छा, अब जाइए असेट्स के क्लासिफिकेशंस में। नॉन करंट असेट्स की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? असेट्स दैट आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा समय के लिए जो असेट बिजनेस होल्ड करके रख रहा है, ये हुई आपकी नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हुई? नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनका पेमेंट 12 महीने से बाद में होने वाला है। तो यहां पे हम हल्का सा इंक चेंज करके क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि द लायबिलिटीज which will be paid after 12 months and क्या कहें हम इसके बीच में एक दरार खींच के, यहां हम कहेंगे करंट लायबिलिटीज क्या हुई? द लायबिलिटीज which will be paid within 12 months। अब एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे? सर एग्जाम्पल हो सकता है यहां पे हमारा बैंक लोन। बैंक लोन सर, लंबे समय के लिए हमने कोई लोन लिया है, हम कह सकते हैं एक फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है डिबेंचर्स। ये भी आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं। हम बात करें अगर लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, हम अगर बात करते हैं किसकी? शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज की, तो इसमें आ गए जी आपके क्रेडिटर्स, इसमें आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि बिजली का बिल पे नहीं करा है सरकार, बिजली का बिल आपने पे नहीं करा है इस महीने का, क्या इसे 15, 16, 18, 22, 24 महीनों बाद पे किया जा सकता है? नहीं, उससे पहले क्या हो जाएगा? बिजली काट दी जाएगी भाई साहब। तो ये हुई आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा है, पे करना था, अभी नहीं किया है सर, करेंगे लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा वरना सर्विस कट हो जाएगा। मोबाइल का आपका बिल आता है, आज पे नहीं करें, एक हफ्ते बाद करना पड़ेगा, एक महीने बाद भी वो अलाउ कर दें शायद, धीरे धीरे सर्विसेज बंद करते हैं वो कि चलो नेट बंद कर दिया पहले, फिर आउटगोइंग बंद होगी, थोड़े टाइम बाद इनकमिंग भी बंद होगी, फिर क्या करेंगे? फिर कनेक्शन ही कट जाता है, सिम रीअलॉट हो जाती है किसी और को। तो वो जो टाइम पीरियड है वो इतना लंबा नहीं है ना, वो छोटा टाइम पीरियड है, 12 महीने के अंदर अंदर में आपको पेमेंट करना होगा। दैट इज व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज योर करंट लायबिलिटीज। बैंक लोन आज लिया है, किस्त देते रहेंगे सर, 36 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 48 इंस्टॉलमेंट हैं, 8 साल का लोन लिया है। बड़े बड़े बिजनेस लोन्स आप लेते हैं, उसका ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है। कल हमने देखा था क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पे आपको लोन और उसका रीपेमेंट टेन्योर भी मिल जाता है कि बड़ा अमाउंट का लोन मिलेगा तो रीपेमेंट टेन्योर भी बड़ा ही होगा उसके साथ में, कि हाँ भैया 50 करोड़ का लोन आप 1 साल में नहीं चुकाने वाले हैं, वो लोन देने वाले को भी पता होता है, तो वो यही कहेगा कि चलो ठीक है 10 साल में कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इंटरेस्ट है, मुझे तो इंटरेस्ट से मतलब है, वो उस पर 10% 12% की रेट पे इंटरेस्ट लेता रहेगा आपसे हर साल, और जो प्रिंसिपल अमाउंट आप उन्हें रिटर्न करेंगे वो भी, बट दैट इज ऑल मोर देन 12 मंथ्स। तो आज के इस पूरे लेक्चर में अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि सर अकाउंटिंग टर्म्स हम देखेंगे करीब 27-28, लेकिन हमने ये भी समझा कि सिर्फ उन 27-28 अकाउंटिंग टर्म्स में ही पूरी अकाउंटेंसी सिमट नहीं रही है, उससे कहीं ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। हमने देखा कि उन अकाउंटिंग टर्म्स में कौन कौन से पहले प्राइमरी टर्म्स हमने सीखे, जिनमें हमने पढ़े हैं आज 5 टर्म्स। हमने देखा
क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट, उसके साथ में ही हमने ये समझा कि कैपिटल क्या होगी, किसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, एंड यस व्हाट आर असेट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेट्स अलोंग विद व्हाट आर लायबिलिटीज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया है, इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अभी तक का किया हुआ सब कुछ। साथ में क्या कहना चाहूंगा अभी के लिए लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ और भी मजेदार अकाउंटिंग टर्म्स समझने और समझाने। तैयार रहिएगा तब तक के लिए। तब तक करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं, चलो टाटा, बाय बाय एंड सी यू।